स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से चैनल ट्रेवल पॉइंट पर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में अपने जीवन काल में हर एक व्यक्ति एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करना चाहता है। दोस्तों, अगर भारत के चार धामों की बात करें तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, गुजरात में द्वारिकाधीश, तमिलनाडु में रामेश्वरम और उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चार धामों के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड के जो चार धाम है वो ये हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के चार धामों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। चार धाम की यात्रा आप कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, यहां तक पहुंचने के लिए आप अपने वाहन से आएं या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। इस यात्रा में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, रुकने की क्या व्यवस्था रहती है और इस यात्रा में आपको किन किन जगह पर जाना चाहिए। चार धाम यात्रा आप किस तरह शुरू करें, कब शुरू करें ताकि आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय रहे। अंत में दोस्तों मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगी कि इस यात्रा के दौरान आपका कितना खर्चा आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक मैं एक एक पॉइंट के ऊपर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगी ताकि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी यात्रा में सहूलियत हो, आपको खर्च भी कम हो और साथ ही आपको कोई कठिनाई भी ना हो। दोस्तों, मैं इस चार धाम की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करने वाली हूँ। आपको हरिद्वार अपने किसी भी माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे की यात्रा हरिद्वार से ही तय करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे प्लान के हिसाब से चार धाम यात्रा करते हैं तो इसमें आपको 1 से 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने विश्राम के लिए पर्याप्त समय लिया है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से 1 या 2 दिन कम कर सकते हैं, किंतु इस तरह की यात्रा करने में आपको जल्दबाजी रहेगी और आपको विश्राम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, हमारी चार धाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है। इसमें हम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। और दोस्तों, इस यात्रा में जितने भी छोटे बड़े स्थल हैं उन सभी की जानकारी मैं आपको देती हुई चलूंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी चार धाम यात्रा। दोस्तों, आप चाहें तो इस यात्रा के लिए आप हरिद्वार से पैकेज भी बुक करवा सकते हैं और यदि आप हमारी प्लानिंग के द्वारा चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने 11 दिन का पर्याप्त समय लिया है क्योंकि इस यात्रा के दौरान आपको थकावट काफी महसूस होती है। इस यात्रा के दौरान आपको एक ही दिन में 200 से 250 किलोमीटर तक सफर करना होता है। साथ ही आपको पहाड़ी रास्तों में जाना होता है, इससे कि आपको थकावट का ज्यादा अनुभव होता है। चार धाम यात्रा का पहला दिन आपको हरिद्वार से बड़कोट की तरफ जाना होता है जो कि वहां से 180 किलोमीटर होता है। इसके लिए आप हरिद्वार से बस ले सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको 5 से 6 घंटे का समय लगता है और इस यात्रा के बाद आप पहुंच जाते हैं बड़कोट। दोस्तों, आपको बड़कोट पहुंचने के बाद इस दिन नाइट में स्टे करना होता है यहाँ पर। इसके लिए आप चाहें तो प्राइवेट होटल भी बुक कर सकते हैं या फिर आप गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो यात्री भवन है उन्हें भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप GMVN की ऑनलाइन साइट का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रहने के लिए आश्रम और धर्मशालाएं भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रहने के लिए काफी सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। और अब बात करें हम खाने की, यहाँ पर आपको 80 से 100 रुपए के बीच में भरपेट थाली भोजन उपलब्ध हो जाता है। तो आप यहाँ पर भोजन कीजिए, रात्रि को विश्राम कीजिए और अगले दिन यानी कि यात्रा के दूसरे दिन हमें निकलना है यमुनोत्री के लिए। दोस्तों, यमुनोत्री पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले बड़कोट से हनुमान चट्टी पहुंचना होता है जिसकी दूरी बड़कोट से 36 किलोमीटर है। बड़कोट से जो बस आपको मिलती है वो हनुमान चट्टी तक के लिए ही मिलती है। इसके बाद आपको जानकी चट्टी पहुंचना होता है जो कि हनुमान चट्टी से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको हनुमान चट्टी से जीप या सुमो के द्वारा पहुँचना होता है और जानकी चट्टी पहुँचने के बाद आपको यमुनोत्री पहुँचने के लिए पैदल रास्ता तय करना होता है। दोस्तों, यदि आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आप घोड़े या खच्चर या पिट्ठू पालकी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यमुनोत्री पहुँचने का कोई भी और विकल्प नहीं है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की दूरी 6 किलोमीटर की है। दोस्तों, कहा जाता है कि यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा के बिना
चार धाम की यात्रा को अधूरा ही माना जाता है। तो दूसरे दिन आप माँ यमुनोत्री के दर्शन कीजिए, मत्था टेकिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर यमुनोत्री माँ का मंदिर है। उसके अलावा यमुनोत्री में ही आप सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड और देवी शिला माँ के दर्शन कीजिए। तो आप यहाँ पर यमुना माँ के दर्शन कीजिए, कुछ समय बिताइए और उसके बाद आप वापस प्रस्थान करें बरकोट के लिए। आपको जानकी चट्टी होते हुए वापस बरकोट पहुँच जाना है। दोस्तों आपको बरकोट पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। तो जिस होटल में आपने पहले दिन स्टे किया था उसे चेकआउट ना करें, वहीं पर विश्राम करें और दूसरे दिन भी बरकोट में ही ठहर जाएं। दोस्तों आप बात करते हैं हम यहाँ पर होटल प्राइस की। तो यहाँ पर आपको 500 से लेकर 2000, 2500 तक के होटल रूम उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों अब हमें शुरुआत करनी है अपने तीसरे दिन की यात्रा की, यानी कि हमारी यात्रा को बढ़ाते हुए हमें गंगोत्री तक पहुंचना होता है। लेकिन गंगोत्री की यात्रा शुरू करने से पहले हमें पहुंचना होता है उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी में भी बहुत से दर्शनीय स्थल है। तो आप बड़कोट से उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करें। बड़कोट से उत्तरकाशी की दूरी 100 किलोमीटर है। यहाँ तक आपको पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, वहीं आपको 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों उत्तरकाशी पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर होटल ले लेना है, जो कि आपको 800 से 1000, 1500 और 2000 रुपए तक उपलब्ध हो जाएगा। बात करें यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 80 से 100 रुपए में और हार्डली 150 रुपए में अच्छी तरह से भरपेट थाली भोजन की व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों उत्तरकाशी पहुँचने के बाद आपके पास काफी समय होता है यहाँ के आसपास के दर्शनीय स्थलों को घूमने के लिए। उत्तरकाशी में आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए और यहाँ पर कई सारी प्राचीन गुफाएं हैं, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। और उत्तरकाशी से ही 40 किलोमीटर की दूरी पर है टिहरी डैम। तो यहाँ पर भी आप जाकर घूमकर शाम तक आ सकते हैं। इन सभी जगहों को घूमने के बाद आपको रात्रि काल में उत्तरकाशी में ही ठहरना है। अब यात्रा का अगले दिन शुरू होता है चौथा दिन। चौथे दिन हमें उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए जाना होता है। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी 100 किलोमीटर है। गंगोत्री पहुंचने के बाद आप गंगा माता के मंदिर के दर्शन कीजिए। साथ ही यहाँ पर सूर्य कुंड है, वहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं। गौरी कुंड है, यहाँ भी आप दर्शन कीजिए। गंगा माता मंदिर से ही 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गौमुख, जो कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल में माना जाता है। दोस्तों यदि आप गौमुख जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 16 किलोमीटर पैदल ही चलकर जाना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना एक दिन का समय और लेकर चले, क्योंकि 16 किलोमीटर पैदल जाना और 16 किलोमीटर वापस पैदल आना, इसमें आपको काफी थकान हो जाती है। दोस्तों गोमुख तक पहुंचने का सफर 5 से 6 घंटे तक का होता है और काफी कठिन सफर होता है। इसके लिए स्वस्थ व्यक्ति ही इस यात्रा पर जाते हैं और यहाँ पर पहुंचने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो दोस्तों जब आप गंगोत्री के पवित्र दर्शनीय स्थलों को घूम लेते हैं, उसके बाद आपको उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करना होता है और उस रात आपको उत्तरकाशी में ही रुकना होता है। इसके लिए आपने जो रूम होटल में लिया था उसे चेकआउट नहीं करें। दोस्तों अगले दिन हमें उत्तरकाशी से सोनप्रयाग के लिए निकलना होता है। यात्रा का 5वां दिन शुरू होता है। दोस्तों 5वें दिन हमें सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ धाम तक के लिए यात्रा करनी होती है। तो इस यात्रा में आपको कम से कम 10 से 11 घंटे का समय लगता है, क्योंकि उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी 220 किलोमीटर है। इस यात्रा में आपको सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते रात्रि हो जाती है और काफी अत्यधिक थकान भी हो जाती है। तो आप सोनप्रयाग पहुंच के होटल करें और वहीं पर रात्रि विश्राम करें। जो कि सोनप्रयाग केदारनाथ धाम का एक प्रमुख रास्ता है, तो यहाँ पर आपको काफी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आपको उसी रेट में होटल्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। आप सोनप्रयाग पहुंचकर भोजन करें और विश्राम करें। अगले दिन सुबह ही हमें फ्रेश होकर केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करना होता है। हमारी यात्रा का 6वां दिन शुरू होता है। इस दिन हमें केदारनाथ धाम पहुंचना होता है। उसके लिए हमें सोनप्रयाग से ट्रैकिंग करनी होती है, यानी कि हमें गौरीकुंड पहुंचना होता है, जिसके लिए हमें सोनप्रयाग से ही सुमो, जीप, टैक्सी, ट्रेवलर आदि मिल जाते हैं गौरीकुंड पहुंचने के लिए। गौरीकुंड से हमारी असली चढ़ाई की शुरुआत होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है। उसके बाद गौरीकुंड से देवों के देव महादेव केदारनाथ बाबा तक की चढ़ाई 16 किलोमीटर की होती है, जो कि हमें पैदल ही तय करनी होती है। दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो और भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि
घोड़े, खच्चर या फिर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आपको मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम पैदल यात्रा की बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम और किसी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो आपका बजट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो आप पैदल यात्रा करते हुए गौरीकुंड से शाम तक पहुँच जाते हैं बाबा केदार के धाम में। उसी दिन आप 8 से 9 बजे के बीच में केदारनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारों के बीच में यहाँ के दृश्य आपका मन मोह लेंगे। बाबा केदार के दर्शनों के बाद आप यहाँ पर होटल में रुक सकते हैं। अगर मैं यहाँ के होटल की रेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक के रूम उपलब्ध हो जाएंगे। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉमिनल चार्ज में काफी अच्छा खाना मिल जाता है। यात्रा का 7वां दिन दोस्तों, 7वें दिन आप प्रातःकालीन केदार बाबा के दर्शन प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर स्थित दर्शनीय स्थलों को घूम सकते हैं, जो कि बाबा केदार के मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत स्थित हैं। इन सभी दर्शनीय स्थलों को घूमने के बाद आप दोपहर के बाद सोनप्रयाग के लिए वापस पुनः प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उसी दिन शाम को पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद में आपको काफी थकान भी महसूस होगी। तो आप 7वें दिन सोनप्रयाग में रुककर ही भोजन के पश्चात विश्राम करें। दोस्तों, अब हमारी 4 धाम यात्रा का 8वां दिन आरंभ होता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने किसी भी निजी वाहन से नहीं आए हैं या फिर आप किसी प्राइवेट टैक्सी या बस से भी नहीं आए हैं, तो आपको सोनप्रयाग से ही बद्रीनाथ जाने के लिए काफी सारी बसेस मिल जाएंगी। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम तक की दूरी 220 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है। आप बस के द्वारा डायरेक्ट ही बद्रीनाथ धाम पहुँच जाते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुंचने पर आपको यहाँ पर रुकने के लिए साथ ही साथ बहुत सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउस, विश्राम स्थल और GMVN के यात्री भवन भी मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पर रुकने के लिए धर्मशाला की बात करें तो 100 से 150 रुपए में आपको रूम उपलब्ध हो जाता है। वहीं डॉर्मेट्री की बात करेंगे तो आप 50 से 100 रुपए के बीच में आपको एक डॉर्मेट्री में बेड उपलब्ध हो जाता है। आप 8वें दिन बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। 8 दिनों की इतनी लंबी यात्रा, वो भी थकान भरी करने के बाद में आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो दोस्तों, आप 8वें दिन बद्रीनाथ धाम में विश्राम कीजिए। यात्रा का 9वां दिन 9वें दिन आप स्नान के पश्चात स्वामी बद्रीनाथ के दर्शन प्राप्त कीजिए और दर्शन करने के बाद में यदि आपके पास समय बचता है तो आप चरण पादुका और नीलकंठ पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप वहीं रुकना चाहते हैं तो आप एक दिन और वहां पर विश्राम करें। अगली सुबह आप भारत के आखिरी गांव माना गांव में जाकर व्यास जी की गुफा, गणेश जी की गुफा, भीम पुल और वसुंधरा फॉल जाकर आप घूम सकते हैं। इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप चाहें तो उसी दिन हरिद्वार आ सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको थकान भी ज्यादा होगी और तबीयत भी बिगड़ने की आशंका रहती है। तो उस दिन आपको बद्रीनाथ धाम से रुद्रप्रयाग आना है। यहाँ पर आपको भोजन और ठहरने की काफी अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो आप उस दिन रुद्रप्रयाग में ही विश्राम करें और अगले दिन 11वें दिन आप आ सकते हैं हरिद्वार के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी 4 धाम यात्रा की समाप्ति होती है। अब बात करते हैं कि 4 धाम यात्रा हम कौन से उचित और अच्छे समय में कर सकते हैं। वैसे तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत मई महीने में हो जाती है और अक्टूबर-नवंबर तक ये यात्रा जारी रहती है, लेकिन मई और जून में इस समय में यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक भीड़ होती है, जिसके कारण यहाँ पर होटल्स और खाने पीने के कॉस्ट काफी अत्यधिक बढ़ जाते हैं। तो हमारी राय में 4 धाम यात्रा करने का सबसे उचित समय है सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि इस महीनों में यहाँ पर ना तो बारिश होती है और ना ही अत्यधिक भीड़ होती है, जिसके कारण कि आपका यात्रा बजट भी कम होगा। दोस्तों, बारिश के समय में आप यह यात्रा ना करें, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी लैंडस्लाइड हो सकती है, इससे यात्रा प्रभावित हो जाती है। दोस्तों, अंत में बात करते हैं 4 धाम यात्रा पर होने वाले खर्च की। तो दोस्तों, यदि आप 4 धाम यात्रा के लिए पैकेज बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उत्तराखंड में काफी सारी एजेंसीज मिल जाएंगी, जहां पर कि आप पैकेज बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें यात्रा के पैकेज रेट की तो आपको 20,000 से लेकर 30 से 35,000 तक की यात्रा के पैकेज मिल जाते हैं। और यदि वहीं बात करें कि यदि आप नॉन AC बस से यात्रा करना चाहते हैं 4 धाम की, तो आप 20 से 25,000 रुपए में ये यात्रा कर सकते हैं। और यदि यही यात्रा आप AC बस में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 30 से 35,000 रुपए का खर्चा होता है। लेकिन उत्तराखंड का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, तो हमारी राय में आप ये यात्रा नॉन AC बस में ही करें। यदि आप किसी भी प्राइवेट टैक्सी के द्वारा ये यात्रा करना चाहते हैं तो आपका खर्च 40 से 45,000 के बीच में पड़ सकता है। दोस्तों, इसमें आपके होटल और खाने का खर्चा ऐड नहीं किया है, यह सिर्फ आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। बाकी आपके होटल का और खाने पीने का खर्चा अलग से होगा।
और यदि आप अपने निजी वाहन से यात्रा करना चाहते हैं तो वो आपको और भी सस्ता पड़ सकता है। उसके लिए आप गूगल से रूट मैप डाउनलोड कर लें और उसके अंतर्गत ही आप यात्रा करें। दोस्तों, यह मैंने एक आइडिया दिया है, बाकी ये डिपेंड करता है कि आप यात्रा किस प्रकार से कर रहे हैं और किस समय में करते हैं। तो दोस्तों, ये था चारधाम यात्रा का पूरा वर्णन विद बजट। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि अत्यधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद अपना समय देने के लिए।